यूपी प्रारंभिक परीक्षा 2012 हड़प्पी स्थल दिया है और किस राज्य में है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाग महाराष्ट्र में है, कालीबंगा राजस्थान में है, राखीगढ़ी हरियाणा में है। गंडक नदी को सदा नीरा कहा जाता है, रावी को परुसड़ी कहा जाता है। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर है, ये कहाँ पर है, तो बोध गया में है, बोध गया में। आधुनिक फाल्गु नदी को ही प्राचीन काल में निरंजना के नाम से जाना जाता था। यह नदी दो छोटी धाराओं निरंजना और मोहना के मिलने के बाद बनती है। तो निरंजना और मोहना के बनने के बाद एक जो नदी फाल्गु नदी है वो प्राचीन काल में निरंजना नाम से ही जानी जाती थी और ये जो है बौद्ध पवित्र स्थल है। माल विकाग्नि मित्र कालिदास की है, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है, सौदरानंद अश्वघोष की पुस्तक है। कर्पूर मंजरी की रचना राजशेखर द्वारा की गई थी। कर्पूर मंजरी राजशेखर, ये गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि थे राजशेखर, और रचना की है कर्पूर मंजरी की। सौदरानंद अश्वघोष द्वारा लिखी गई है। पुड्रवर्धन भुक्ति कहाँ पर अवस्थित थी, उत्तर बंगाल में। प्राचीन काल में पुड्रवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। यहाँ पाल, चंद्र और सेन राजवंशों के अधिकार थे, क्षेत्राधिकार थे। चोल राजा जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और सिंघल राजकुमारी के साथ अपने पुत्री का विवाह किया था, वो था कुलोत्तुंग फर्स्ट। श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की थी कुलोत्तंग के समय में। कुलोत्तंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरेपुराल के साथ किया था। तो कुलोत्तुंग जो था वो जो है श्रीलंका के साथ मित्रवत व्यवहार में था। महाभारत के तेलुगु कवियों के बारे में कौन कौन सा सही है, तो नन्नय और टिक्कन ने महाभारत का तेलुगु अनुवाद 11वीं सदी में किया था। नन्नय ने प्रारंभ किया था और टिक्कन ने इसे 14वीं शताब्दी में पूरा किया था। और टिक्कन के सहायक थे येरियन। इन तीनों को तेलुगु साहित्य के कवि त्रय के रूप में जाना जाता है। तो नन्नन, टिक्कन और येरियन जो हैं ये तेलुगु साहित्य के कवि त्रय हैं। अशोक का समकालीन तुरमय जो है मिस्र का शासक था, इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में उसने किया है। अशोक के 5 यवन शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। वो था एंटियोक या एंटियोकस द्वितीय जो सीरिया का शासक था, तुरमय या टालमी फिलाडेल्फस जो मिस्र का शासक था, एंटिगोनस मेसिडोनिया या मकदूनिया का राजा था, और मग जो था वो साइरिन का शासक था। इसके साथ अलेक्जेंडर या अलेक्जेंडर को अलेक्सुंदर कहा जाता था, ये एपिरिस का राजा था। एपिरिस या एपायरिस, इन पांचों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। तो तुरमय मिस्र का शासक था, एंटिगोनस मेसिडोनिया का, मग साइरिन का, अलेक्जेंडर एपिरस का और एंटियोकस द्वितीय सीरिया का। पश्चिमी तट पर कौन कौन से स्थित हैं, तो तोंडी और मुसिर जो प्राचीन कालीन संगम थे वो पश्चिमी तट पर उपस्थित थे। एक नाविक के द्वारा जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लिखा गया है उसमें विभिन्न बंदरगाहों की सूची मिलती है भारत के। इसमें नौरा, तोंडी, मुसरी, नेल्सिडा पश्चिमी तट के बंदरगाह थे। नौरा, तोंडी, मुसरी और नेल्सिडा पश्चिमी तट के बंदरगाह थे, और कोरकय और पुहार जो है वो पूर्वी तट के बंदरगाह थे, पूर्वी तट के। और तोंडी, मुसरी, नेल्सिडा पश्चिमी तट। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में। अलाउद्दीन मसूद शाह का शासनकाल 1242 से 46 था। इसने सर्वप्रथम अपने सिक्के पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है वो अंकित कराया था, और बगदाद का अंतिम खलीफा कौन था, अलाउद्दीन मसूद शाह। बगदाद के अंतिम खलीफा अल मुस्तसीम थे, अल मुस्तसीम। और अलाउद्दीन मसूद शाह जो शासक है इंडिया का था, उसने अपने सिक्कों पर इनका नाम अंकित कराया था। इल्तुतमिश के सिक्के पर खलीफा अल मुतसनीर का नाम उल्लिखित था। नेक्स्ट है, अकबर ने बहुत सम्मानित किया था जो जैन आचार्य थे, तो ये थे हरिविजय सूरी, इनको जगत गुरु की उपाधि भी दिया था। नेक्स्ट है, जहांगीरी चित्रकार कौन कौन थे, तो अबुल हसन और अकारिजा जो है ये जहांगीर के समय में थे। और जहांगीर के समय में अन्य चित्रकार कौन कौन थे, तो अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नासिर, मोहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, गोवर्धन, ये सभी जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे। मंसूर जो था वो पक्षियों का चित्रकार था, और मोहम्मद हसन जो था वो
व्यक्तिगत चित्र बनाता था व्यक्तियों का। औरंगजेब के समय मराठा नेतृत्व जो ताराबाई थी उनके हाथों में था। राजा राम तक साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता रहा था। राजा राम जो था वो 1689 से 1700 तक, मतलब औरंगजेब के समय में ही साहू के प्रतिनिधि के रूप में मराठों का नेतृत्व करता था। राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी ताराबाई, जो जिसका पुत्र शिवाजी द्वितीय के नाम से था, उसको गद्दी पर बैठाया और बागडोर अपने हाथ में ले ली थी और मुगलों से काफ़ी संघर्ष भी किया था ताराबाई ने। राजा राम मोहन राय की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी इनको 1830 में। अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के रूप में ये इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट है 1817 में डेविड हेयर के साथ कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1817 में हिंदू कॉलेज। और मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में की गई थी। मेयो कॉलेज 1875 अजमेर। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में की गई थी अलीगढ़ में। और दिल्ली कॉलेज की DU की स्थापना 1824 में की गई थी। 1824 में की गई थी। तो सबसे पहले जो है वो हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन राय द्वारा 1817 में। फिर दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई थी 1824 में। और मेयो कॉलेज और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज दोनों की स्थापना 1875 में हुई थी। मेयो की स्थापना अजमेर में हुई थी और ओरिएंटल कॉलेज जो था वो अलीगढ़ में बना था। शारदा अधिनियम के तहत लड़के लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु जो थी वो लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और लड़कों की 18 वर्ष। और शारदा अधिनियम जो था 1929 में आया था हरविलास शारदा द्वारा। ये बाल विवाह निषेध कानून था। समाचार पत्र है, भाषा है, कौन किसकी भाषा है, तो भारत मित्र हिंदी का है। भारत मित्र हिंदी का। राष्ट्रमत जो है वो मराठी का है। प्रजा मित्र गुजराती का है और नायक जो है वो बंगाली का है। नायक बंगाली का है। तो भारत मित्र हिंदी, प्रजा मित्र गुजराती, राष्ट्रमत मराठी, नायक बंगाली। नेक्स्ट है अकबर का शासनकाल जो था वो 1556 से 1605 ईस्वी तक था। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे, तो विठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये स्वराज दल से थे और स्वराज दलियों की ये सबसे बड़ी सफलता के रूप में देखा जाता है। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था, तो ये रफ़ी अहमद किदवई थे। वर्ष 1937 में प्रांतीय विधानसभा चुनाव में यूपी के कुल 228 में से 134 स्थान पर कांग्रेस को सफलता मिली थी। और संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई थी और यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे गोविंद बल्लभ पंत। कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश काटजू थे और वित्त विभाग रफ़ी अहमद किदवई को सौंपा गया था। कांग्रेस का अधिवेशन दिया गया है और वहाँ की अध्यक्षता किसने किया था, तो नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया था। मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर एम अंसारी ने किया था। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किया था 1925 में। इसको 40वां अधिवेशन भी कहा जाता है। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था चार्टर एक्ट 1833 ने। तो चार्टर एक्ट 1833 की धारा जो 87 थी, चार्टर एक्ट 1833 की धारा 87 थी, उसमें ये प्रावधान था कि किसी भी भारतीय अथवा क्राउन की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्म स्थान, वंशानुक्रम इन सब के कारण से कंपनी के अधीन किसी स्थान, पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। और ये एक्ट और धारा 87 जो था 1837 का धारा 87 राजनीतिक आंदोलन में प्रशासन में भागीदारी हेतु मुख्य आधार बनी थी। भारत की अंतिम सरकार जो है वो यहाँ अफगानिस्तान में बनी थी और इसके प्रेसिडेंट जो थे वो राजा महेंद्र प्रताप थे। 1915 में प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 में अफगानिस्तान में राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया था और प्रेसिडेंट थे महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन में जो है स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी रही थी और होम रूल आंदोलन में भी स्त्रियों ने भाग लिया था, सहयोग में भी भाग लिया था, सविनय अवज्ञा में भी भाग लिया था। लेकिन पहले जो है स्वदेशी आंदोलन में ही स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी मुख्य रूप से रही थी। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार मरुस्थल है। झील अवस्थिति दिया है तो लोनार जो है महाराष्ट्र में है, नक्की राजस्थान में है, कोलेरू आंध्र प्रदेश है, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है। कोलेरू आंध्र प्रदेश, पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर।
खरीफ फसल कौन कौन सी हैं इसमें? तो मक्का, कपास, मूंगफली, ये सब जो हैं वो खरीफ की फसल हैं। ये खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जूट, मूंगफली, कपास, ये सभी जो है खरीफ की फसलें हैं। इसमें जो सरसों है ये रबी की फसल है, गेहूं के साथ बोई जाती है। तंबाकू की कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र आंध्र प्रदेश में है। पश्चिमाली नदियों में दो पर्वतों के बीच कौन बहती है? तो नर्मदा नदी दो पर्वतों के बीच बहती है। इसका उद्गम अमरकंटक के पश्चिमी भाग से होता है। विंध्याचल और सतपुड़ा नदियों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। ये भड़ौच से दक्षिण में एस्टुरी बनाती है। भड़ौच से दक्षिण थोड़ा सा एस्टुरी बनाती हुई अरब सागर में गिरती है। तो नर्मदा के उत्तर में जो है वो विंध्याचल है और बीच में नर्मदा है और उसके दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणी है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। नांगल बांध सतलज नदी पर है। हीराकुंड महानदी पर है। सागौन का वन जो है वो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाया जाता है। प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल है? तो ये दामोदर नदी है, जो झारखंड के खमार पठार से निकलती हुई हुगली में मिलती है। झारखंड के खमार पठार से निकलती है दामोदर नदी, जो बाद में जाके हुगली में मिल जाती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों में के बीच से प्रवाहित होने के कारण इस समय ये देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह से दुर्गापुर के बीच में ये जैविक मरुस्थल के रूप में बनकर रह गई है। गिरिडीह से दुर्गापुर के बीच में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई से किया जाता है, उसके अपतटीय क्षेत्र से, बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र से। गुरमहिसानी जो है वो लौह अयस्क की खान है। तलचर जो है वो कोयला की खान है। जादूगुड़ा यूरेनियम की खान है। जावर जो है वो सीसा की खान है। नेक्स्ट है खुला सागरी बंदरगाह चेन्नई है। चेन्नई जो है वो खुला सागरी बंदरगाह है। खुला सागरी बंदरगाह उसे कहते हैं जहाँ पे जलीय पोत जो होते हैं तट से दूर खुले सागर में ही लंगर डाल देते हैं। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? तो ओडिशा करता है। ओडिशा सबसे अधिक मैग्नीज का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है गैम्बिया की मुख्य फसल जो है वो दिए गए ऑप्शन में जो भी दिए थे तो उसमें गैम्बिया प्रमुख फसल है। मूंगफली प्रमुख फसल है गैम्बिया की। क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों का क्रम क्या है? तो इसमें पहले नंबर ऑप्शन के अनुसार पहले नंबर पर अर्जेंटीना है, दूसरे पर भारत है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया है, चौथे पर ब्राजील है। आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो सबसे छोटा जो है वो अर्जेंटीना है, उसके बाद भारत है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा ब्राजील है। और बड़े के क्रम में देखेंगे तो सबसे बड़ा ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, फिर अर्जेंटीना। और अगर संपूर्ण संसार में देखा जाए तो सबसे बड़ा रूस है, फिर कनाडा है, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। भारत 7वें नंबर पर है और उसके बाद अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना के बाद कजाकिस्तान है। शीतोष्ण घास का मैदान जो है वो सवाना नहीं है। सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान जो है वो कौन कौन से हैं और हैं? तो प्रम्पाज है, डाउन्स है, बेल्ट है। प्रेयरी भी शीतोष्ण है, डाउन्स, स्टेपीज। तो प्रेयरीज, पंपास, बेल्ट, डाउन्स, स्टेपीज ये सब जो है शीतोष्ण घास के मैदान है और सवाना जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सबसे बड़ा प्रमाणित तेल का भंडार जो है वो वेनेजुएला में है। वेनेजुएला में जनजातियां दी हैं। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका की है। बंतु पूर्वी मध्य एवं दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई पूर्व अफ्रीका के पूर्वी भाग में। और नूबा जो है वो सूडान की जनजाति है। तो नूबा सूडान की है। फुलानी पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। बंतु पूर्वी मध्य दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। और मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में। मसाई पूरब में, फुलानी पश्चिम में, बंतु जो है पूर्वी मध्य सब जगह पाई जाती है। अरल सागर के किनारे कौन कौन है? तो कऊ, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जो है वो इसको स्पर्श करते हैं, अरल सागर को। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है। उसके बाद बोत्सवाना है, उसके बाद कनाडा है। मृतक घाटी जो है किसका उदाहरण है? तो ये रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। जो दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी स्तंभ नीचे धंस जाता है तो रिफ्ट घाटी का विकास होता है। रिफ्ट घाटियां लंबी, सक्रिय और गहरी होती हैं। कैलिफोर्निया के स्थित मृतक घाटी जो है वो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट है देश की प्राकृतिक पूंजी में कौन कौन से? तो वन, जल, खनिज, ये सब है। सड़कें नहीं हैं। प्राकृतिक पूंजी सड़कें नहीं हैं।
चिपको आंदोलन वन कटाई से संबंधित है। चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका शुरू किया था। इको मार्क जो है, इको मार्क पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण वस्तुओं पर दिया जाता है। इको मार्क का प्रमाण पत्र जो है पर्यावरण मैत्रीपूर्ण। धाड़ी विकास के दृष्टिकोण से विद्युत का सबसे अधिक उत्पादन का अच्छा स्रोत, शुद्ध स्रोत कौन सा है? तो जल विद्युत है धाड़ी विकास की दृष्टि से। धाड़ी विकास किसके उपयोग के अंतर्गत पीढ़ी संवेदनशीलता का विषय है? तो प्राकृतिक संसाधनों का धाड़ी विकास की तरह उपयोग करना अंतः पीढ़ीगत संवेदनशीलता है। एस्बेस्टस जहरीला पदार्थ है जो फेफड़े का कैंसर बनाता है। तो एस्बेस्टस धूल जो है वो फेफड़े से संबंधित है। सीसा मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है। तो सीसा मस्तिष्क और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। पारे की विषाक्तता से उदर पेट संबंधित समस्याएं होती है। तो पारा जो है वो उदर से संबंधित है और कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त धाराओं से संबंधित है। नेक्स्ट है 50 देशों से अधिक समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता प्रभावी कब हुआ था? तो 21 मार्च 1994 को प्रभावित हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNFCCCC जो है वो 21 मार्च 1994 को प्रभावी हुआ था। इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन को रोकना। हरित गृह गैस कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सब हैं। नाइट्रोजन नहीं है। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि कितना हुआ है पिछले शताब्दी में? तो 0.8 डिग्री सेल्सियस देखी गई है वृद्धि। नेक्स्ट है विश्व के तापमान के आंकड़े के इकट्ठा के अनुसार, जो आंकड़े इकट्ठा किए गए हैं वैश्विक तापमान के, वो वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? तो केन्या में, अल्जीरिया में, ब्राजील में। भारत में नहीं किया गया है। विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए जो वैश्विक वायुमंडलीय चौकसी स्टेशन है वो भारत में नहीं है। लगभग 31 देशों में यह स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को और ये 1973 से मनाया जा रहा है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में मनाया गया था। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु में है। भारतीय वन्य प्राणी देहरादून में है। हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान ये अल्मोड़ा में है। तो नीलगिरी जयमंडल रिजर्व जो है वो उसकी स्थापना 1986 में हुई थी। नंदा देवी का 1988 में, सुंदरवन 1989 में और कंचनजंगा 2000 में। तो सबसे पहले नीलगिरी, फिर नंदा, फिर सुंदरवन, फिर कंचनजंगा। नीलगिरी 86, नंदा देवी 88, सुंदरवन 89, कंचनजंगा 2000। नेक्स्ट है भूमिगत जल को सर्वाधिक प्रदूषित कौन करता है? तो आर्सेनिक करता है। आर्सेनिक सबसे अधिक प्रदूषित करता है और यह जो है ज्वालामुखी के वाष्पों से समुद्र में और अनेक खनिज जलों में मिश्रित रहता है। तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जैव भू रासायनिक चक्र। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो है वो नागपुर में है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान जो नीरी है वो नागपुर में है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। 1958 में। नेक्स्ट है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलॉन्स और कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है ये सभी ओजोन रिक्ति कारक हैं। ओजोन से संबंधित समझौता मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। इसके अनुसार CFC, हेलोन्स और अन्य ओजोन रिक्तिकारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो है वो इकोटोन कहलाता है। पारिस्थितिकी पदछाप वह न्यूनतम भूमि होती है जो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक होती है। पारिस्थितिकी पदछाप वह न्यूनतम भूमि होती है जो एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक होती है। काजीरंगा जो है राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है, असम के गोलाघाट नावांग जिले में है। गोलाघाट नावांग इन दोनों जिले में विस्तारित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम का है जो गैंडों के लिए है प्रसिद्ध। एक सिंगी गैंडे इसमें पाए जाते हैं।
सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में इनका विस्तार 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इसे अनुकूलतम बायोम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर उच्च वर्षा और तापमान रहता है, जिसके कारण प्राणियों का विकास और वृद्धि जो है उसके लिए अनुकूलतम दशाएं पाई जाती हैं, इसीलिए इसको अनुकूलतम बायोम कहा जाता है। जबकि यहाँ पे रहना काफ़ी दुष्कर होता है चिपचिपी गर्मी वगैरह के कारण। ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खंभात की खाड़ी है। खंभात की खाड़ी है, सबसे अधिक उत्पादन खंभात की खाड़ी से होता है। दूसरे नंबर पर है इसमें कच्छ की खाड़ी और तीसरे नंबर पे है सुंदरबन एरिया। प्रकाश का रंग निर्धारित किससे होता है? तो तरंग दैर्ध्य। प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से उसका रंग निर्धारित होता है। लाल रंग का प्रकाश तरंग दैर्ध्य जो होता है सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग का प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और तरंग दैर्ध्य जिसका ज़्यादा होता है वो ज़्यादा विकिरणित होता है, विस्तारित होता है, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है वो कम विक्षेपण होता है उसका। इसी वजह से लाल रंग को जो है वो इंडिकेशन जो भी दिया जाता है उसके तहत लाल रंग का यूज किया जाता है। परश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मिट्टी के घड़े में वाष्पीकरण के कारण उसका जल ठंडा रहता है। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। लेजर से उद्दीपित विकिरण उत्पन्न किया जाता है। लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लोलक घड़ियों का लंबाई बढ़ने के कारण ये गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। जिसकी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा और घड़ियां धीरे चलने लग जाती हैं। होमी भाभा पुरस्कार जो है वो नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। जब बर्फ पिघलेगी तो उसका आयतन घटेगा। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल, इन सब जो है गलने पर इनके आयतन जो है कम होते हैं और इस प्रकार के जो ठोस होते हैं वो अपने ही द्रव में प्लवन करते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स जो होता है शरीर में रक्तस्राव रोकने में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। इनकी कमी से रक्तस्राव असामान्य हो जाता है। डीएनए वाटसन और क्रिक ने दिया था। मैग्नीशियम जो है वो पर्णहरित या क्लोरोफिल में का मुख्य तत्व है। क्लोरोफिल का मुख्य तत्व कौन सा है या पर्णहरित का? तो मैग्नीशियम है। पर्णहरित या क्लोरोफिल जो होता है एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। इसके वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण बनते हैं। विटामिन का आविष्कार 1911-12 में पोलिश वैज्ञानिक कैसमिर फंक ने किया था। विटामिन को फंक ने 1911-12 में किया था। ये पोलिश वैज्ञानिक थे। केसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। प्लेग बहुत ही घातक संक्रामक रोग है। इसका कारण यर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु होता है। तो प्लेग जो होता है वो जीवाणु से फैलता है। एड्स जो होता है वो विषाणु से फैलता है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है। मलेरिया एक संक्रामक रोग है जो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा फैलता है और गंजापन जो है वो कवक के कारण फैलता है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई। रिंडर पेस्ट जो बीमारी होती है, रिंडर पेस्ट, ये पशुओं में होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है नाग जो है वो प्रति टैंक प्रक्षेपास्त्र है। नाग को दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर विकसित किया गया है। तृतीय पीढ़ी का है। ये एंटी टैंक मिसाइल है। एंटी टैंक मिसाइल है। त्रिशूल जो है सतह से हवा में मार करने वाली, पृथ्वी सतह से सतह पर मार करने वाली है। पिनाका एक बहु बैरल रॉकेट लॉन्चर है। पिनाका। सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यहाँ पे इसके द्वारा कंप्यूटर से सूचनाएं, ये जहाँ पर कंप्यूटर प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण करता है। जो भी सूचनाएं कंप्यूटर को दी जाती हैं वो सीपीयू के तहत ही उन सूचनाओं का विश्लेषण करता है। सिम का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
यह एकीकृत परिपथ है जिसमें मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, मोबाइल टेलीफोन के लिए सर्विस सब्सक्राइबर की स्टोर रहती है। तो सिम का फुल फॉर्म है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। संसद 79 के अनुसार है अनुच्छेद 108 के तहत गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है और 118(4) के तहत इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 109(1) के तहत धन विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है, इसे केवल लोकसभा में ही पुरस्थापित किया जा सकता है। वे राष्ट्रपति जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे तो वो वीवी गिरी थे। इनका कार्यकाल 1969 से 74 के बीच था। वे 2 बार अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 2 बार। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 22 अप्रैल 1994 से ये जो है लागू हुआ है 73वां संविधान संशोधन। इसके तहत महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित रहता है। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अनुच्छेद 156(1) के तहत राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपना पद धारण करता है। संसद राज्य सूची के विषय पर कब कानून बना सकती है? जनरली संसद जो है वो केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाती है, लेकिन जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तो संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है, और यह होता है अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, मतलब कि बहुमत से, साधारण बहुमत नहीं, विशेष बहुमत, 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना राष्ट्र हित में आवश्यक हो गया है, तब संसद उस विषय पर कानून बनाती है। इसके अलावा अनुच्छेद 250(1) के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में भी जो है संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाती है। और इसके अलावा अनुच्छेद 252 के तहत 2 या 2 से अधिक राज्य ऐसा अनुरोध करें कि राज्य सूची पर उन्हीं राज्यों पर लागू होगा, अन्य किसी राज्य पर लागू नहीं होगा। और 253 अनुच्छेद 253 के तहत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का कोई किसी राज्य से संबंधित है तो उस पर भी केंद्र राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो 253 जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, 252 2 या 2 से अधिक राज्यों के विशेष अनुरोध पर, 250 राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में, 249 राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करने पर संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 75(3) के तहत जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य विधानसभा में राज्यपाल के संस्तुति के बिना कोई भी धन विधेयक पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 207(1) के तहत अनुच्छेद 199 के भाग 1, अनुच्छेद 199 भाग 1 और अनुच्छेद 270 के तहत कोई भी धन विधेयक राज्य विधानसभा में बिना राज्यपाल की संस्तुति के पुरस्थापित नहीं किया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 66(1) के तहत भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा, उसमें निर्वाचन वगैरह का कोई इशू नहीं है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया जाता है। निर्वाचन में मतदान जो होता है वो गुप्त होता है, अनुच्छेद 66(1) के तहत। लोकसभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। यह अनुच्छेद 75(3) के तहत अगर लोकसभा में बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। और चूंकि 75(3) के तहत लोकसभा सदस्य जो होते हैं उस लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है संविधान द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि जो होती है 6 वर्ष या 65 साल होती है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मूल कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भाग 4 का या 51 का में जोड़ा गया है। अनुच्छेद 51 का और भाग 4 का। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है, अनुच्छेद 143 के तहत। संवैधानिक प्राधिकरण कौन कौन से हैं? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य वित्त आयुक्त, जिला पंचायत
ये सब जो है संवैधानिक प्राधिकरण है। राज्य निर्वाचन अधिकारी जो होता है ये संवैधानिक पद नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग 243 के तहत, राज्य वित्त आयोग 243 आई के तहत, और जिला पंचायत जो है वो अनुच्छेद 243 बी के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है। राज्य निर्वाचन आयोग अधिकारी का पदनाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। योजना आयोग की जगह अब तो वित्त आयोग हो गया है, तो वित्त आयोग और राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। उद्देशिका का भाग है, ये किसके तहत उच्चतम न्यायालय ने धारा प्रस्तुत किया था, तो बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों ने इसे संविधान का भाग माना था। तो जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास, मलक सिंह, बोम्बई में उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका संविधान का भाग है प्रस्तुत किया था, बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में। पंचायती राज का शुभारंभ राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 से किया गया था। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। कम से कम 5 होनी चाहिए। मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। किस वाद में बोला गया है, तो गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब वाद में। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में आया था। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में आया था। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया था, तो 37.2 तेंदुलकर समिति। और सुरेश तेंदुलकर समिति आई कब थी, 2004-05 में। 2004-05 में। अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू की गई है। हिमाचल प्रदेश द्वारा। स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है, 2011 में शुरू की गई थी। स्वाभिमान योजना ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है, 2011 में शुरू की गई थी। भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद का सबसे बड़ा भाग कहाँ से प्राप्त होता है, तो सेवा क्षेत्र से। सेवा क्षेत्र से सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है जीडीपी का। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप कौन सा है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो मुद्रास्फीति के माप का सबसे सही पैमाना है। भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किया जाता है। सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम किसने अपनाया था, भारत ने 1952 में। 1952 में भारत ने विश्व में पहला राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। नेक्स्ट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट है, विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में रहता है, तो 17.5%। शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक कहाँ पे है, तो दिए गए उसमें जो ऑप्शन है उसमें छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक है, उसके बाद है उत्तर प्रदेश का, उसके बाद है पंजाब का, सबसे निचला स्तर पे है हरियाणा। आबादी का घनत्व तो सबसे कम कहाँ पे है, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। दमन दीव दादरा अंडमान पुडुचेरी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आबादी का घनत्व तो सबसे कम है। नेक्स्ट है, आंवले का उत्पादन सबसे अधिक प्रतापगढ़ में किया जाता है। इसका और क्षेत्र है रायबरेली, वाराणसी, बांदा, जौनपुर, सुल्तानपुर। नेक्स्ट है, दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में है। दृष्टि देहरादून। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान देहरादून में है। राष्ट्रीय अस्थि रोग विकलांग संस्थान कोलकाता में है, तो अस्थि रोग विकलांग कोलकाता में है, दृष्टिहीन देहरादून में है। और राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान मुंबई में है। अली यावरजंग राष्ट्रीय मूक एवं बधिर संस्थान मुंबई में है। मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद में है। मानसिक सिकंदरा। लखनऊ बॉय पुस्तक किसकी आत्मकथा है, विनोद मेहता की।